हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग होती है जिसकी मास नहीं होती है ना, या एक मेटल वायर कह सकते हैं, लेकिन इसकी मास कंसीडर नहीं की जाती है। लंबाई इसकी एल है, ओके। और यहाँ पर स्मॉल मास एक है जिसको बॉब बोलते हैं, BOB, बॉब। उसका मास कितना है? स्मॉल m है। और यहाँ पर पहले था यहाँ पे, और यहाँ से थीटा एंगल पर उसको रिलीज कर दिया। यहाँ से जब इसको यहाँ ले गए तो एंगल बन गया कितना? थीटा। और फिर इसको रिलीज किए तो यहाँ आया, तो फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। और इसी के अबाउट ऐसे 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 ही करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जो वॉल जो वॉच होता है ना, उसके पीछे रहता है। वॉच जो होता है, वॉल वॉच जो आप इसको दीवार पर लगाते हैं, उसके पीछे ये रहता है। तो इसका हमको टाइम पीरियड पढ़ना है और इसका इफेक्ट पढ़ना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इससे सवाल पूछता है। तो इस बॉब को mg अगर देखा जाए तो सीधे नीचे लगेगी mg, क्लियर। तो mg नीचे लगेगी, तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम एक्सिस दिखाएं, ऐसे एक्सिस दिखाया जाए, तो अगर ये थीटा है तो ये वाली क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। तो ये mg है तो ये बेस हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है वो l लेंथ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और mg cos थीटा जो है और l लेंथ के पैरेलल है। तो ये जो है वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो mg cos थीटा ऐसे लिखेंगे कि टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा इज जीरो, cos थीटा इज जीरो। इसके द्वारा जो टॉर्क हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो टॉर्क इसके लिए ज़रा हो रहा है, तो टाउ ओ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है। तो आर परपेंडिकुलर, ये वाली जो फोर्स है mg sin थीटा, वो इस लेंथ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखेंगे? एल इंटू mg sin थीटा, ओके। टी टाउ ओ इज इक्वल टू mg l sin थीटा, और यहाँ पर एक साइन लगाते हैं क्या? माइनस का। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि टॉर्क जो है रीस्टोरिंग है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ गया तो फिर खींच के इसको यहाँ ला दिया, और फिर यहाँ से यहाँ गया तो फिर खींच के यहाँ ला रहा है। यानी ऑलवेज जो है इस ब्लॉक को खींच के कहाँ ला रहा है? मीन पोजीशन के पास ला रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क में हम लोग लिखेंगे माइनस mgl और साइन थीटा लिखेंगे। तो टाउ ओ इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा हो गया। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? साइन जो थीटा होता है वो लगभग क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर कि टाउ जो ओ है इज इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और टाउ ओ इज इक्वल टू लिखते हैं m, मतलब कि I इंटू अल्फा। क्या लिखते हैं बच्चों? I इंटू अल्फा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये क्या होगा? ml स्क्वायर होगा पॉइंट मास का। मैं आपको बताया हूँ कि जो पॉइंट मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का रोटेशन के अबाउट ml इंटू स्क्वायर होगा। और ये पढ़े हैं आप एंगुलर SHM में, इसको क्या लिखते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। नोट, जैसे आप लीनियर एस में पढ़े थे क्या? ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसी तरह से आप यहाँ पर पढ़ते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये समझ में आपको आ रहा है ना भाई, कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको आप यहाँ पर रख दिए यहाँ पर, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? जरा समझिए। आपको मिलेगा माइनस m इंटू जी इंटू थीटा इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस m इंटू
ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ऐसा होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर और थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक एम से एक एम कट गया, तो यहाँ पर जी हो गया और जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखे हैं कि एम जी, और यहाँ पर देखिए एक छूट रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एम जी एल है ना, तो एल छूट रहा है, अगर गौर से देखिए एल छूट रहा है, तो यहाँ पर एल भी है, तो एक एल से एक एल कट गया, तो आपको मिल गया यहाँ पर जी, यहाँ पर मिल गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया जी डिवाइडेड बाई एल। अब आप समझिए इसको कि ये है आपका ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बटे एल, यानी ओमेगा निकल गया तो आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा, तो टी इज इक्वल टू जो हो गया 2 पाई रूट अंडर जी डिवाइडेड बाई एल लिखते हैं, तो टी इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू 2 पाई और रूट अंडर एल बाई जी, ये वैल्यूज है। अब इस वैल्यूज को है ना हम लोग तरह तरह से लिख सकते हैं। अब इन फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है आपको कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी दिखाई दे रहा है, तो t1 डिवाइडेड बटे t2 इज इक्वल टू रूट अंडर L1 डिवाइडेड बटे L2 इंटू G2 डिवाइडेड बटे G1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। T1 बटे T2 इज इक्वल टू रूट अंडर L1 बटे L2 इंटू G2 अपन G1, ये आपको इस तरह से लिखेंगे। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो आप कांस्टेंट को हटाएंगे, कौन कितना टाइम्स बढ़ रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये होता है कि आपको पूछता है कि इसमें परसेंटेज भी पूछता है, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और एल डिवाइडेड बटे जी। तो अक्सर जी में परसेंटेज पूछता है, जी में परसेंटेज पूछता है, तो मैं जी में परसेंटेज पूछता है तो मैं बता रहा हूँ डेल्टा जी डिवाइडेड बटे जी कर दीजिए यहाँ पर, ओके, इज इक्वल टू, इसको लिखें क्या, डेल्टा एल डिवाइडेड बटे एल, इसका पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए, और डेल्टा डी डिवाइडेड बटे टी। ऐसा आप जानते हैं एरर इन मेजरमेंट में, है ना, एरर इन मेजरमेंट में। अब इसमें आपको चाहिए परसेंटेज, इसमें क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, और ओवरऑल में 100 से आप गुणा कर दीजिए सोल्व करने के बाद, तो ये परसेंटेज चेंज इन जी आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन जी तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात जब करने वाले हैं वो है सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ड्यू टू जी इफेक्ट, यानी ऐसे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड, इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड ड्यू टू जी के इफेक्ट होने से टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा समझिए। पहला इसका ये है कि जैसे टाइम पीरियड है अर्थ पर, अर्थ सरफेस पर है, तो 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी अर्थ हो गया, ओके। तो टाइम पीरियड मून पे क्या होगा, तो 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी मून हो गया। और आपको पता है इसको अगर डिवाइड करें तो ऐसा मिलेगा, और ये मिल जाएगा आपको जी अर्थ डिवाइडेड बटे जी मून। ऐसा हमने पढ़ा ना, उल्टा हो जाता है, देखिए ये वाला आ जाएगा रिजल्ट। तो L1 L2 तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप अर्थ पे रखते हैं और उसी को मून पे ले जाते हैं तो उसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो L1 बराबर L2 बराबर तो L लिखेंगे आप, और यहाँ पर G जो मून होता है, G का मून जो अर्थ वैल्यू वो G बटे 6 होता है, तो आप क्या लिखिएगा T मून बटे T मून इक्वल टू T अर्थ, यहाँ पर क्या लिखिएगा रूट अंडर 6, ऐसे लिख दीजिएगा।
ये आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और पूछता है और पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे इसकी बात करते हैं। देखिए दूसरा हम बात करते हैं क्या, इन केस ऑफ एलिवेटर या लिफ्ट, जैसे आप बात करते हैं वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से है और इसमें कोई एक सिंपल पेंडुलम है, उसको ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे, ओके। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, भी कांस्टेंट से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, क्लियर। तो इसका हमको जी इफेक्टिव निकालना होगा। तो T इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब जो जी का चेंज हो रहा है वैल्यूज, अगर एलिवेटर में रखेंगे तो जी कैसा चेंज होगा। देखिए ये सिंपल पेंडुलम है तो इसका एम जी इफेक्टिव नीचे लग रहा है और इसका टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना, ऊपर लग रहा है। और ये जा कहाँ रहा है, ऊपर, या हो सकता है कहाँ आ जाए, नीचे, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या मिल रहा है कि टी माइनस एम जी इजिकल टू एम एम मिल रहा है ना। तो टी इजिकल टू क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा एम जी प्लस एम ए, ऐसे लिखेंगे। तो फिर क्या लिखिएगा, टी इजिकल टू एम जी प्लस माइनस ए। और प्लस कब हो रहा है, जब ऊपर जा रहे हैं तब, और माइनस कब हो रहा है, जब नीचे आ रहे हैं तब। तो ये जो देगा ना, ये वाला वही देगा एम जी इफेक्टिव, इसी का नाम है जी इफेक्टिव। तो ये हो गया एम जी प्लस माइनस ए। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जी इफेक्टिव इजिकल टू जी प्लस माइनस ए, ऐसे इस तरह से वैल्यू मिलेगा जी इफेक्टिव। तो जब ऊपर जाएगा तो आप प्लस लिखेंगे और जब नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का फार्मूला लिख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जो टाइम पीरियड इसका होगा वो 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी प्लस ए। ये कब लिखा जाएगा, जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है। फिर लिखेंगे टी इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी माइनस ए। ये कब लिखा जाएगा, जब एलिवेटर नीचे आ रहा है। और टी इजिकल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी प्लस माइनस 0। ये कब लिखा जाएगा, व्हेन एलिवेटर गोज अप डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए या नीचे जाए, या इसी में क्या रहे, या रेस्ट में रहे। अगर रेस्ट में भी रहता है तो आप यही फार्मूला लिखते हैं, टी इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी प्लस माइनस 0। ओके। अब मान लीजिए तीसरा है कि अगर कोई कार है और उसमें एक्सेलरेशन है, ये पूछा हुआ है ना, कि अगर मान लीजिए कि एक कार है और इसमें व्हील लगा हुआ है ऐसे, और इस तरह से ए एक्सेलरेशन से कार आगे की तरफ जा रही है। तो इसमें सिंपल जो पेंडुलम हो वैसे हो जाएगा और ऐसे ही परमानेंट रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दीजिए इसको, तो फिर ये ऐसे करने लगेगा, है ना, इसी के अबाउट घूमने लगेगा। ओके। तो इसमें जो स्यूडो फोर्स है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। और इसमें एम जी किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये तो आपको पता है भाई, इतना। ओके। तो कहने का मतलब है कि इधर लग गया कौन, जी, एम जी मतलब कि जी, और इधर जो लगा वो क्या लगा, एक्सेलरेशन, ये लगा। ओके। तो इधर आ जाएगा कौन, जी इफेक्टिव। आया कि नहीं आया। तो जी इफेक्टिव अब की बार क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। जी इफेक्टिव
ए स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया जी इफेक्टिव। तो टी इजिकल टू जो हो गया 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी इफेक्टिव। तो ए स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इसका पावर 1/2। सही है। ये है आपको टाइम पीरियड जब इस तरह से गाड़ी में सिंपल पेंडुलम को अपलोड किया जाएगा। तो ये आया इसका टाइम पीरियड। कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात कि अगर कार में ही रखा हो और सर्कुलर मोशन में चल रहा हो, है ना, जो कार है इसमें घूम रहा है, समझिए, इस माने कि कार हो गया, कार में ही सिंपल पेंडुलम को हैंग कर दिया गया है ना, और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में भी स्पीड से घूम रहा है ना। तो एक तो इसका जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और एक सेंटर की तरफ लगेगा, वो क्या होगा भी स्क्वायर बटे आर। तो ई कौन होगा जी इफेक्टिव, इसका नाम है जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा रूट अंडर भी का स्क्वायर बटे आर, इसका स्क्वायर, और फिर क्या होगा जी का स्क्वायर। लिखते हैं ऐसा, जी इफेक्टिव भी स्क्वायर बटे आर उसका स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो है वो कैसा आ जाएगा, रिजल्ट जी इफेक्टिव इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट भी के पावर 4 डिवाइड बटे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइड बटे जी इफेक्टिव। तो भी के पावर 4 आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इसका पावर 1/2, उसका पावर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल भी के पावर 4 बटे आर का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या 5 हो गया 5 जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट भी के पावर 4 बटे आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर एल डिवाइडेड बटे भी के पावर 4 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका पावर कितना हो गया 1/2। अब इसको क्या करते हैं कि अगर डेप्थ में रखते हैं, सपोज दैट व्हेन सिंपल पेंडुलम placed in depth d डेप्थ में अगर आप प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव जो होता है वो जी होता है 1 माइनस डी डिवाइडेड बटे आर होता है। आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, आर को हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और डी जो है वो है डेप्थ है फ्रॉम सरफेस से। अब यहाँ पर क्या है कि टी सेंटर, अगर टी सेंटर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगी। टी सेंटर पर इन्फिनिटिव इसलिए हो जाएगी, जैसे जी है जी इफेक्टिव, तो ये वैल्यू आया है जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बटे आर आ गया, और जी जब सेंटर पर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 0। जब आप जी सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं जी का वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो आपका रिजल्ट आ जाता है 0। तो टाइम पीरियड सेंटर पर क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह से 6 में है कि व्हेन सिंपल पेंडुलम placed above h height,
pendulum placed above h height. h हाइट ऊपर अगर आप प्लेस करते हैं तो क्या हो गया, t इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी, लिखते हैं क्या 1 माइनस 2h बटे आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपको पता है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड को। ओके, अब है यहाँ पे 7 नंबर में जो है वो टाइम पीरियड अगर हम टेम्परेचर सपोज दे देते हैं, सिंपल पेंडुलम इन केस ऑफ टेम्परेचर, सिंपल पेंडुलम इन केस ऑफ टेम्परेचर, तो मान लेते हैं कि θ1 जो है वो टेम्परेचर है एट L1 लेंथ और टाइम पीरियड क्या है T1, और θ2 टेम्परेचर है एट लेंथ L2 और टाइम पीरियड क्या है T2 है। लेकिन G1 इजिकल टू G2 इजिकल टू क्या है G है, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने से G में कोई परिवर्तन नहीं होता है, G हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिर्फ क्या चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है। तो θ1 पर लेंथ L1 है, टाइम पीरियड T1 है, और θ2 पर लेंथ L2 है और टाइम पीरियड T2 है। तो आपको पता है कि T इजिकल टू 2 पाई और रूट अंडर L बटे G लिखते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बटे T1 इजिकल टू रूट अंडर L2 डिवाइडेड बटे L1, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सिंपल अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखते हैं हीट से। अगर आप टेम्परेचर किसी सॉलिड बॉडी को देते हैं तो उसकी साइज क्या कर जाती है, बढ़ जाती है ना। प्लास्टिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बॉडी की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कोई वायर है, वायर मेटल वायर, तो उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट आता है, लंबाई बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो लिखेंगे क्या, L2 इजिकल टू L1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा। तो L2 क्या है, लेंथ है एट टेम्परेचर θ2, और L1 क्या है, लेंथ है एट टेम्परेचर θ1, और अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और डेल्टा थीटा क्या है, तो ये है चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा। अगर यहाँ पर हम लिखें कि डेल्टा थीटा, ये हो गया θ2 माइनस θ1, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस का नाम है। और दूसरा क्या है, अल्फा जो है वो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप L2 के जगह पर रखना है, L2 के जगह पर तो आप लिख सकते हैं क्या कि L2 डिवाइडेड बटे L1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। तो T2 जो है T2 वो क्या हुआ, T1 T2 इजिकल टू T2 बटे T1 इजिकल टू रूट अंडर L2 बटे L1, तो L2 बटे L1 प्लस 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा, इसका पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। T1 डिवाइडेड बटे T2 इजिकल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, उसका पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या है कि 1 जो है
वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा डेल्टा थीटा है। बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम बात करते हैं तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा डेल्टा थीटा। तो अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो पावर इसी में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको ऐसे मिलता है T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 1/2 ऐसे बन गया। इस तरह से आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो T2 तो बड़ा है, क्योंकि लेंथ बड़ी हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और T1 पहले वाला है तो ये छोटा है, तो कितना से इंक्रीमेंट किया पहला के तुलना में, तो ऐसे लिखेंगे अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिखते हैं। देखते हैं इंक्रीमेंट इन टाइम पीरियड इसको कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ टाइम पीरियड। इसका नाम है, और ये है T1 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं काफ़ी आसानी से। ओके, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अगर इसी में अगर परसेंटेज चेंज की बात करता हो तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100% इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये हुआ परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लिखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने 12th में पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस दिशा में देते हैं, तो इसी चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E, और इसी चार्ज पार्टिकल में अब क्या होता है, मास भी होती है, तो F बराबर क्या आ जाती है, A में आ जाती है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गई, QE डिवाइडेड बटे QE डिवाइडेड बटे M। ये हो गया एक्सेलरेशन, बताया आपको। अब ये सिंपल पेंडुलम है, इस तरह से सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, इसमें मास भी है, Q भी है। तो आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दे रहे हैं, ऊपर, एक बार कहाँ दे रहे हैं, नीचे, है ना। तो नीचे जब इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो ये एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग जाएगा, और G भी नीचे है, तो आपको जब डाउनवर्ड होगा तो G इफेक्टिव जो है वो हो गई G प्लस माइनस QE डिवाइडेड बाई M। अब ये आपको पता है कि ये कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। जब डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो प्लस हो जाएगा, और जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L G प्लस QE डिवाइडेड बाई M। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया है ऊपर के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तब की बात है। और T बराबर 2 पाई रूट अंडर
एल डिवाइडेड बटे जी माइनस क्यू वी डिवाइडेड बटे कितना एम। ये कब की बात है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो? ऊपर हो, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हॉरिजेंटल में होगी तब क्या होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हो? हॉरिजेंटल में। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in horizontal direction, ओके। तो यहां पर हो गया क्या? Q, तो ये हो गया आपको एक तो इधर लगेगा फोर्स, आपको पता है, मतलब कि A इधर लगेगा और वो होगा क्या? QV बटे M। और G कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। तो G इफेक्टिव क्या होगी? ये रिजल्टेंट, ठीक है। तो G इफेक्टिव जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट G का स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बटे M और इसका स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो इसका होगा T इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर L डिवाइडेड बटे G का स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बटे M और इसका स्क्वायर। और इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको मिलेगा और इसका लिखना है क्या? 1/2 लिखना है। इसका भी अंडर रूट लिखना है कि नहीं? तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सिंपल पेंडुलम में और भी बातें लिखना है तो नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।